डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज उसी अहम मुद्दे के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। और पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की जो जंगी मुहिम है, जो जंग का विंग है, उसमें इबरतनाक शिकस्त देने के बाद अब सिफारती महाज पे भी रोज़ाना की बुनियाद पे भारत को पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में, अभी चंद दिन कबल ही बीजिंग में मुलाकात हुई है, ट्राइलैटरल नेगोशिएशंस हुई हैं, टॉक्स हुई हैं बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। और ये ख़ित्ते के लिए, ख़ित्ते के अमन के लिए और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो भारत का इन्फ्लुएंस है उसको कट डाउन करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मुलाकात। और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, तवक्को तो कम अज़ कम वहाँ पर की जा सकती है कि उस पर कुछ सुकून, कुछ अमन की कैफियत वहाँ आ जाए। और जो अफ़गानिस्तान की सॉइल से फितना अल खवारिज, कल अदम TTP पाकिस्तान पे हमले करते हैं, जिनको भारत की सपोर्ट भी हासिल है, तो भारत का हाथ यहाँ पर भी काट दिया जाए। सिर्फ यही नहीं कि बीजिंग ने इस होस्ट किया है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की मुलाकात को, चाइना उसमें ज़ामिन भी है, चाइना का उसमें अहम किरदार है। बल्कि इसके अलावा कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर जिक्र कर दिया, और अपेरेंटली नज़र आता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सालसी उन्होंने करवाई है। और ग़ालिबन ये उनके दिल के काफ़ी करीब आ गई है कि वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जहाँ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग और ख़तरनाक जंग, जिसका आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जिक्र किया कि इस जंग के नताइज भयानक हो सकते थे। क्या हो सकते थे ये हर बच्चे को मालूम है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी गुज़श्ता रात इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक जंग हो सकती थी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने इसको ख़त्म करवाया। उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप है बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है, एक्सीलेंट लोग हैं यहाँ पर, अजीम लोग हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान के साथ तिजारत अमेरिका करना चाहता है। यही वो मुद्दा है पाकिस्तान का जो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बुनियाद रहा है कि नॉट मास्टर्स बल्कि ट्रेडर्स हमें अमेरिका के साथ चाहिए। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की क़यादत में अमेरिका पाकिस्तान के साथ तिजारत का मज़ीद से मज़ीद ख़्वाह है। पाकिस्तान आलमी सिफारती सतह पे ज़्यादा से ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। भारत, उसकी हर साजिश, उसकी हर कोशिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम होती चली जा रही है। यहाँ से आगे अब पाकिस्तान को अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ख़ास तौर पे भारत के साथ मामलात को आगे कैसे बढ़ाना होगा। याद दहानी कि चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान भारत के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बैकडोर, बैक चैनल, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात हसास कह के राना साहब ने बताने से गुरेज किया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट नाउ फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट नेक्स्ट बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसी मुद्दे पे आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, PMLN के मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ। और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ट्रंप बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ़ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपने जंग जीती हो, इस पैमाने की जंग जीती हो, तो दुनिया भर से आपको तारीफ़ मिल रही हो, आपकी एक्नॉलेजमेंट हो रही हो। लेकिन अब इससे आगे बढ़ के पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक लेवल पे मुकदमा, इसको सस्टेन, जो कामयाबी हमें मिली है, और इसको फर्दर कैसे कर सकता या करेगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अच्छी ख़बरें आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अफवाज पाकिस्तान की अनथक मेहनत से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह एक लीडरशिप दिखाई है, एक वैलोर दिखाया है, एक ज़ील दिखाई है इस पूरे इशू के अंदर, और जिस तरह उन्होंने पूरी एक डायरेक्शन भी साथ साथ चलती रही मामलात पे और कोऑर्डिनेशन भी रही, तो उसके लिए अच्छी खबरें। एक तो जंग जीतने की अच्छी खबर आई अल्हम्दुलिल्लाह
जिससे पाकिस्तान का ना सिर्फ वकार, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का वो स्टैचर और स्टेटस जो दुनिया में कॉमिटी ऑफ द नेशंस जिसका वज़ीर आज़म खुद जिक्र करते थे, वो अब उस जगह अल्हम्दुलिल्लाह रमा दमा है और उसी मकाम पे ही इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे जो असल जिसकी जगह जो है वो पाकिस्तान जिस जगह पे होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अच्छी खबर आई आज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह द इकोनॉमिक फ्रंट $400 बिलियन वाला जो क्लब है जीडीपी का, वो अनमिसेबल खबर है, वो ज्वाइन कर लिया है बाकायदा तौर पे। ये अच्छी खबरें इंशाल्लाह साथ साथ आना शुरू हो जाएंगी। आपने देखा कि यहाँ पे क्रिप्टो के भी ऊपर जो है हम तेज़ी से काम जारी सारी रखे हुए हैं। FDI के ऊपर देखें तो इतनी अच्छी जो है वो जो ज़र मुबादला है उसमें भी काफ़ी जो है वो तेज़ी आई है, ग्रोथ हो रही है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी साथ साथ बढ़ रहा है। अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरह आपने बात की तो आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में जिक्र किया, इसहाक डार साहब ने जो है चाइना का विज़िट किया एज फॉरेन मिनिस्टर, ही इज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ट्राइलैटरल वहाँ पे मुलाकात हुई और CPEC को मज़ीद वसी करने का जो एक्सपैंड करने का जो अंदिया दिया गया है और जो अहाता किया गया है, प्रोबेबली अफगानिस्तान भी उसमें शामिल हो सकता है। एंड आई थिंक क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू ही हम आगे फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये दीगर जो स्टेट्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकेंगे और फिर वो कासा 1000 का जो हमारा प्रोजेक्ट कितने अरसे से तातुल का शिकार है वो भी तभी मटेरियलाइज होगा, तभी जो है वो अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा। बट स्टिल अ लॉट इज एट स्टेक। अगर आप अफगानिस्तान को CPEC में शामिल कर रहे हैं या अफगानिस्तान के साथ आप अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हैं, भारत का इंग्रेस, उसके इन्फ्लुएंस को आप एक रात में ख़त्म नहीं कर सकते, चुटकी बजाते ही आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर कामयाबियों पर कामयाबियां समेट रहा है तो भारत हाथ झाड़ के पीछे होकर बैठ जाएगा। ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ दे आर ऑलरेडी थ्रू देयर प्रॉक्सीज, एज यू हैव सीन के जो खुजदार में अफसोसनाक वाक़या हुआ, मतलब दुश्मन भी हो तो दुश्मन भी किसी लेवल का और किसी क्लास का होना चाहिए। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि दुश्मन भी ऐसा जिसको एक तो मुंह तोड़ जवाब दिया, एक बिफिटिंग रिस्पांस दिया, मेजर्ड रिस्पांस दिया, अपने सेल्फ डिफेंस में हमने रिस्पॉन्ड किया, अपनी सिटीजन सिविलियंस की और उसके साथ साथ अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और सवरेनिटी को कायम दायम रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिस्पांस किया उसका जो रिस्पॉन्ड अब भारत अपने प्रॉक्सीज के थ्रू BLA BLF के थ्रू दे रहा है वो आपने देखा। लेकिन अब ये मैं आपको कबल अज़ वक्त हो जाएगा, लेकिन आई थिंक द क्लैरिटी परसिस्ट्स, क्लैरिटी अब है कि कोई भी प्रॉक्सीज पाकिस्तान में किसी भी किस्म की प्रॉक्सीज वो ऑपरेट नहीं करेंगे, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। जी बिल्कुल, बात तो इसी तरफ जा रही है कि enough is enough. We've had, I think it's kinetic operation is the need of the hour. आप इसके अलावा देखें किस तरह full throttle, a large scale, a hardcore. I think all the options are on table और बिल्कुल कोई भी ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ डिस्कशन नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ बलूचिस्तान में या KP में भी होगा, जहाँ जहाँ पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये प्रॉक्सीज ऑपरेट करेंगी, क्योंकि आपने DGISPR की स्टेटमेंट वो जो थी उन्होंने अपनी प्रेसर के थ्रू जो एक रिकॉर्डिंग चलाई थी, आपको याद था कि उन्होंने कहा कि वो जेलम के अंदर हमें वो दे दें मेजर और वो फलां और वो फलां सब तो प्रॉक्सीज जो जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करेंगी, सर्विंग ऑफिसर्स है इंडियन आर्मी के जी, और वो जहाँ जहाँ प्रॉक्सीज एग्जिस्ट करेंगी वहाँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इतनी महारत रखती हैं। इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज अगर भारत का हाथ है इसमें, बैरूनी हाथ है, तो आपके अंदरूनी लोग भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। लेकिन आप देखें कि कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ, जो मोरल बूस्ट हुआ और मोरल बूस्ट जो है 10 मई के बाद से उसको हमें कल्मिनेट करना है और कैपिटलाइज भी करना है। हमें उसको कैपिटलाइज जो है, जिस तरह अभी वफ्द जाएगा हमारा मुख्तलिफ वर्ल्ड कैपिटल्स में, भारत ने तो कल भिजवा दिया गालबन मेरे ख्याल से एक अफ्रीका के मुल्क में और एक UAE में या किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में उन्होंने भिजवाया है। इसी तरह हमारा वफ्द भी ब्रीफिंग ऑलरेडी ले चुका है, जो हाई लेवल एक डेलीगेशन है जिन्होंने वर्ल्ड कैपिटल्स में जाना है, वो वहाँ पे जाएंगे। पाकिस्तान का केस अलॉन्ग विद डॉजियर्स वो विद प्रूफ, विद खाली हवा में बातें नहीं होंगी, विद प्रूफ और विद सबूत और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो दुनिया पूरी के सामने आएंगी, बाशमूल ये खुजदार का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें बच्चों को टारगेट किया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है कि जब पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या होता है जो कि फॉल्स फ्लैग है, लेकिन उसके सबूत फराहम किए बगैर भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बीइंग ए सेंसिबल नेशन, हम उठ के भारत पे हमला नहीं करेंगे कि खुजदार में आपने दहशतगर्दी करवाई या बलूचिस्तान में आप करवा रहे हैं। जो आपको एक कोरिलेशन या नेक्सस मिल रहा है
इंडो इजरायली जो नेक्सस है या जो को रिलेशन है, गज़ा में वो ड्रोन्स भिजवाते हैं, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को टारगेट करते हैं। हमने तो पहलगाम की सबसे पहली विदिन मिनट्स हमने अफसोसनाक वाक़या था उसकी मजम्मत भी की और हमने कहा पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। हाउएवर अब भारत का ही रवैया देख लें, खुजदार में हुआ, मतलब इंसानियत तो ये डिमांड करती है कि आप उसको कंडेम करें। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ और उसको कंडेम करें, लेकिन भारत ने कोई मज़ाहमत नहीं की। कैसे करेगा? कुलभूषण यादव जो उसका सबूत मौजूद है हमारे पास। लेकिन उसके साथ आखिरी बात मैं ये जरूर करूंगा गरीदा साहिबा के जो नेक्सस जिसका जिक्र कर रहा हूँ, जो कि अब ओपन होके आ चुका है, इसी तरह भारत ने न ही उसकी मजम्मत की, इफ एनीथिंग दे सेलिब्रेटेड जो खुजदार का इंसिडेंट हुआ है। ये मीडिया पे वाइडली रिपोर्टेड है कि उन्होंने सेलिब्रेट किया है, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक ने। तो ये एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है जिसको निप इन द बड करने की अब अशद ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, मैं यही डिबेट लेके आपकी तरफ आऊँगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काइनेटिक ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस, फुल थ्रॉटल, लार्ज स्केल, हार्डकोर, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बलूचिस्तान में उस तरफ से जो कुछ ये टेररिस्ट एक्टिविटी रवा रखी गई और पीछे बढ़ गई, और इंडिया का जो उसके अंदर इसमें हाथ है, विच इज़ नॉट सीक्रेट फ्रॉम एनीबॉडी, ये एक ओपन सीक्रेट है जी। तो इसके अंदर ये इस इम्पोर्टेंस को, बड़ा अच्छी बात है कि वक्त के ऊपर पाकिस्तान ने इसको समझ लिया है। मैंने तो आपको याद होगा कि जब वहाँ पे पहला वाक़या हुआ था, जब से मैंने इस बात पे शोर डालना शुरू किया था कि बलूचिस्तान वाला जो इशू है और जो KPK में अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ये जो है अमेरिकन असले को, इंडिया का पैसा और वहाँ से आदमी लेके और पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है इस टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, इसको बड़ा सख्त नोटिस भी लेना चाहिए और हमें अफ़गानिस्तान से अपने मामलात जितने अच्छे तरीके से और जितनी तेज़ी के साथ उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है वो कर लेने चाहिए, ठीक, ताकि इंडिया को वो चाह रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी कि जब वो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर अपनी फ़ौजें लेकर आएँ तो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी डिस्टर्बेंस हो, ये उनकी एक ख्वाहिश थी। अल्लाह नहीं करेगा ना वो ख्वाहिश इनकी कभी पूरी नहीं होगी। और इंशाल्लाह अभी चाइना ने जो बहुत बड़ा ये इस वक्त जो ये बड़ा उनके लिए मेरे ख़्याल में नॉट ओनली ये इंडिया के लिए सेटबैक है, उसके तमाम एलाइज़ के लिए और इज़राइल के लिए और वेस्टर्न ब्लॉक के लिए भी ये सेटबैक है कि चाइना किस हद तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अफ़गानिस्तान के मामलात को वो रिज़ॉल्व करने के लिए कितना सीरियस है। ये इंतहाई ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान से हमारे मामलात अच्छे हो जाते हैं तो सेंट्रल एशिया से हमारी इजी एक्सेस टू यूरोप है। ना सिर्फ ये कि वो एक खुशकी का एक रूट वहाँ तक बड़ा आसानी से हमें मिल जाता है, बल्कि हमारे ट्रेड एक्टिविटी जो है वो इंतहाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है सेंट्रल एशिया की, जो पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके के साथ और कंपेटिटिव प्राइस में अवेलेबल होगी और ये एक पाकिस्तान को इकनॉमिकली फ्लरिश करने का बहुत अच्छा ये मौका एक यहाँ पर मिलेगा। मैं एक बात और यहाँ पे कहूँगा, इसको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है और अकील साहब यहाँ मौजूद हैं, इस बात को गौर से सुनिए और आप भी सोचें। देखिए, काकड़ साहब जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर अनवरुल्लाह काकड़, उनके कोई इख्तियारात में नहीं था कि वो अफ़गानियों को बिला वजह छेड़ते। ये काम जो था जब हुकूमत बन जाती और हुकूमत अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लेके, ये सेंसिटिव इशू था, उसको फिर इसका एक हल निकालते और एक तरीक़ेकार बनाते जिस तरीके से रिपैट्रिएशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप अफगान मुहाजिरीन की रिपैट्रिएशन की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं रिपैट्रिएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये अनवरुल्लाह काकड़ ने बड़े गलत मौके पर बहुत गलत काम किया था। अल्लाह खुदा करेगा कि ये मामला जो है सुलझ जाए और पूरी तरह से हमारा हाथ। That was the policy decision of the state। उसमें जो भी सुनिए मेरी बात, undocumented illegal immigrants सर अमेरिका तक में अलाउ नहीं होता है। पाकिस्तान में करीब 30-40 साल से यहाँ पर मेहमान बना के रखे हुआ था। मैं एक मिनट बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इलीगल डॉक्यूमेंट हैं और उनको यहाँ रहना है, उनको नहीं रहना, लेकिन ये वो थे जो आए थे और ये UNO के और सारे उनके इल्म में था और हमें उनका फ़ंड मिलता रहा था
हमें उनको एक तरीक़ेकार के साथ यहाँ से निकालना चाहिए था। 20-20 साल से जो लोग बैठे हुए थे, वो यहाँ एक जनरेशन हो गई थी, उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं था, उसके इख्तियारात में शामिल नहीं था। ठीक, इससे सिचुएशन इग्नाइट हुई और इंडिया को मौका मिला। मैं ये बात कर रहा हूँ। कल आप मेरे साथ मौजूद होते, कल अनवर काकर साहब थे हमारे प्रोग्राम में। आई विश के कल आप मौजूद होते तो उनके साथ आपकी आप लेते तो मेरे सामने रख लेंगे, लेकिन आप अपना जरूर लाइए, आगे बढ़ाइए, जरूर लाइएगा उन किसी प्रोग्राम में जब वो होंगे तो मैं उनके सामने ये बात करूं और उसको बताऊंगा कि कौन से आयन की कहां से इख्तियारात उन्होंने लिए थे ये काम करने के लिए। नुकसान पहुंचाया बहुत पाकिस्तान को उन्होंने। ठीक, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये अब बड़ी अच्छी हमारी डेवलपमेंट इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो एकदम इतनी बड़ी फतह मिली। माय बेसिक क्वेश्चन, माय मेन क्वेश्चन स्टिल परसिस्ट, स्टिल आस्क्स फॉर योर आंसर कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काइनेटिक ऑपरेशन, लार्ज स्केल फुल थ्रॉटल मिलिट्री ऑपरेशन, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, वो देखिए ना, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो मिलिट्री ऑपरेशन उसके लिए तो ज़रूर करना पड़ेगा। एक एस्पेक्ट है, और दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान से जब आपके हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो अफ़गानिस्तान अगर बिल्कुल कमिट कर ले जाता है इस बात के ऊपर कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा तो ये डाई डाउन कर जाएंगे। और एक और फैक्टर को ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान भर में जैसे इंतखाबात हुए फॉरगेट इट, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इन हालात के पेश नज़र, क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का 44% जो इस बलूचिस्तान, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्तकिल कंट्रोल के लिए फ़ौज की ज़रूरत होगी। इसका आसान तरीका यह है कि वहाँ पे आप असम्बली को डिज़ोल्व करवाएं और दोबारा इलेक्शन करवाएं और बिल्कुल फेयर इलेक्शन करवाएं ताकि वहाँ के आवाम और हुकूमत एक पेज पर आ जाएं। और देखिए वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी जो है बुरी तरह से ख़त्म होगी कि आप देखिएगा फौज के साथ खड़े होंगे वहाँ के आवाम। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंड पर्टिनेंट पॉइंट आप ये कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये एक कंसर्न रहा है कि मिलिट्री किसी इलाके को क्लियर करती है टेररिस्ट से, और फिर उसके बाद जो वहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो वहाँ पे उसका एक वैक्यूम आ जाता है। प्रोग्राम में डिबेट भी कंटिन्यूड है बिटवीन बैरिस्टर अकील मलिक साहब और एडवोकेट अहमद अवैस साहब, लेकिन एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अकील साहब, क्लियर करें आप लोग आपकी हुकूमत बलूचिस्तान को ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों से, लेकिन उसके बाद फिर असेंबली डिसॉल्व करें या उसके दरमियान ये काम करें और एक पॉलिटिकल मैंडेट की हुकूमत वहाँ रखें? देखिए अभी फिलवक़्त तो वहाँ पे तमाम तर पार्टीज़ ने कंटेस्ट भी किया और वहाँ पे तमाम तर पार्टीज़ ने अपना अपना जो है उनकी नुमाइंदगी भी है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी नहीं है, ये नून लीग नहीं है, या पीटीआई नहीं है, या जेयूआईएफ नहीं है, ये तमाम बड़ी जो पार्टीज़ हैं इनकी नुमाइंदगी तो वहाँ बलूचिस्तान में मौजूद है, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो या सेनेट के अंदर हो। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं इससे इत्तेफाक तो नहीं कर सकता फिलवक़्त कि वो हमारी रवायात तो नहीं है किसी एक मखसूस सियासी जमात की तरह के असम्बलियाँ तोड़ देना या कोई ऐसा कोई मामला, लेकिन यू नो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एंड इट्स एक्चुअली फूड फॉर थॉट। कि बलूचिस्तान के तो रहा है कि एक मिलिट्री किसी भी इलाके को क्लियर करती है मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए, और उसके बाद वहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम, गवर्नेंस का, मैंडेट का, ये सब चीज़ें कह रही हैं। लेकिन उसमें काइनेटिक ऑपरेशन की जिस तरह आपने बात की, तो हम बिल्कुल अभी भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, वो ऑनगोइंग है काइनेटिक ऑपरेशन। सर, अज़्म इस्तेकाम के बारे में तो आपकी हुकूमत पहले दिन से कंफ्यूज रही कि ऑपरेशन है या स्ट्रैटेजी है या प्लान है या नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन व्हिच इज ऑनगोइंग। जिस तरह आपको खबर मिलती है कि आज 3 खवारजी जो हैं वो जहन्नम रसीद हो चुके हैं। ऑपरेशन मतलब देयर इज नो डेडलाइन टू दिस ऑपरेशन and a strategy, whatever you want to call it, like आप अगर ऑपरेशन कहें, स्ट्रैटेजी कहें, whatever, लेकिन एक ऑनगोइंग जो है वो एक्सरसाइज चल रही है इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो अभी बलूचिस्तान में एक ऑलटुगेदर नया मिलिट्री, मेरी बात सुनिए, सर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, सर एक सवाल ले लूँ जरा, एक सवाल का जवाब ले लूँ। तो बलूचिस्तान में ऑलटुगेदर कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है? देखिए नहीं, मैं ये आपको ज़रूर ये कह सकता हूँ कि जो ऑनगोइंग चीज़ें चल रही हैं उसमें तेज़ी भी आ सकती है, उसमें कमी भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन where in accordance with the threat assessment। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो थ्रेट असेसमेंट को देख के होते हैं कि यहाँ पे अगर हमें एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली है, जिस हवाले से अब पूरी देखें ना, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं और इसी
के नीचे जो है वो नेक्टा के नीचे जो है एक वो के साथ वो एक अथॉरिटी है जिसमें तमाम तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग है, पूरा अपरेटस बना हुआ है कि प्रोविंशियल और जितनी भी आपकी मुख्तलिफ स्पेशल ब्रांच है, ISI है, MI है, दीगर IB है, ये जितने भी मतलब वो हैं कि कम से कम इनकी एक इंटेलिजेंस को रिलेशन होनी चाहिए, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी होनी चाहिए जहाँ से ये असेसमेंट्स हों, फिर उसको डिसाइफर किया जाए और फिर उसके बाद इन ए वेल coordinated reasonable time and manner उस पे एक्ट अपॉन किया जाए। Right. Advocate Ahmed Abais साहब, sir, you wanted to say something? मैं हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए अकील साहब, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, देखिए सारी दुनिया में आपने अभी ऑफ ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को भी सब उठा के देख लें, सिंपल टेररिस्ट एक्टिविटी का मिलिट्री एक्शन इज नो आंसर। ये कभी भी, क्योंकि ये तो एक वहाँ के अवाम जो इलाके के लोगों को प्रोटेक्शन दे देते हैं, मिल जाती है, फिर वो एक्टिविटी करते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ छुप जाते हैं। आपने वियतनाम से लेके अब तक के तमाम जगह देख ली और हमेशा रेगुलर आर्म फोर्सेस को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहाँ के अवाम भी इस वक्त आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सर काइंडली इफ यू अलाउ मी, आप दुनिया भर की मिसालों को साइड पे रखें, कूड़े में डाल दें। दुनिया भर की मिसालें पाकिस्तान पे से एप्लीकेबल नहीं होती। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल मैं ज्योग्राफिक कंडीशन के बता रहा हूं, पाकिस्तान के टेरेन जो है, सवात को भी क्लियर किया ना, सवात एंड मालाकंड के मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हुए सर। हमने दहशतगर्दों के साथ जब भी मुज़ाकरात किए वो नाकाम हुए, जब भी हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया वो कामयाब हुआ। ज़रबे अज़्ब आपके सामने है, बहुत बड़ी मिसाल रद्दुल फसाद सर। तो मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हुए, लेकिन आप फिर उसी तरह चलते आ रहे हैं ना, देखिए वो रुके नहीं। मैं इसलिए बात आपसे कर रहा हूँ कि साइमल्टेनियसली आप वहाँ पे दोनों फ्रंट के ऊपर काम करेंगे और फिर कामयाबी यकीनी है। मेरा कहने का मकसद सर ये है सर, ये बिल्कुल आपकी जबरदस्त बात है कि सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन ना हो, उसका पॉलिटिकल एंड सोशल सॉल्यूशन भी हो, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? यस, एग्जैक्टली ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला सोशो पॉलिटिकल भी है कि वहाँ की जो महरूमियाँ हैं, लेकिन सर उनको एक्सप्लॉइट तो किया जा रहा है ना। इसी के साथ साथ एक्सप्लॉइट करने की जब बात हो रही है सर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है बीइंग अ पाकिस्तानी, और मेरे साथ साथ मुझे यकीन है कि तमाम पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म PTI के जो बानी हैं उनकी तरफ से ट्विटर अकाउंट पर जो बयान दिया गया है। सर भारत इस वक्त एक ऐसे ज़ख्मी सांप की मानंद है जिसका बस नहीं चल रहा, उसकी दुम भी कुचल गई, उसका सर भी कुचल गया, बट उसका बस नहीं चल रहा कि कहीं ना कहीं से वो डस दे पाकिस्तान को। उसने देखा कि पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद हो गई, आपस में भी, अपनी फ़ौज के पीछे भी। तो भारत हमेशा से यही चाहता था कि कौम के अंदर भी डिवाइड हो और कौम और इदारों, कौम और फ़ौज के दरमियान भी डिवाइड हो। भारत उसमें भी नाकाम हो गया। अब अगर हम खुद डिवीज़न क्रिएट करेंगे, जिस तरह का माजरत के साथ बयान आया या ट्वीट आया इमरान खान साहब का, सर ये नहीं आने चाहिए, ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्या बयान आया? ये बयान तो देखें ना, जो आगे से आगे चलाया जाता है वो और तरीके से। कोई ऐसा बयान नहीं आया जो कोई इंजूरियस हो पाकिस्तान के लिए। ऐसा बयान नहीं है उनका कोई भी जो है, और ना हो सकता है। पाकिस्तान के लिए जो है PTI और इमरान खान जो है किसी एक के मुतालिक भी ये कह देना या ये सोच लेना कि किसी के लॉयल्टीज जो हैं पाकिस्तान के साथ नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हो ही नहीं सकता कभी ऐसा। कोई पाकिस्तानी जो है वो ऐसा ना सोच सकता है। और पाकिस्तान एज ए वन नेशन, पाकिस्तान ने पूरी एक नेशन की हैसियत से जिस तरह से इन नामसाद हालात के अंदर, गुर्बत के अंदर, अपनी मुसल्लह आर्म फोर्सेस के लिए जितना बजट क्रिएट किया, जितना अच्छे खूबसूरत अंदाज में फोर्सेस तैयार हुई और जितना हमेशा उन्होंने लड़के पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, ये सब अपनी जगह हकीकतें हैं। लेकिन कभी ऐसा ना सोचिए कि पाकिस्तान के कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुतालिक ये सोच लेना कि वहाँ के उसके जो कारकुन हैं या उसके मेंबर हैं वो कोई पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में क्वेश्चन राइज नहीं होता। एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी को एंटी स्टेट एक्टिविटी कभी नहीं बना। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन अगर बयानात खुद इस बात की वजाहत कर रहे हों, खुद इस बात की गवाही दे रहे हों, अब मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहती ना, वो दोहराए जाने चाहिए, इस पर तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सेंटिमेंट होना चाहिए कौम के इत्तेहाद के वक्त? नहीं, वो इसलिए अब बयान सामने आए तो मैं उसके मुतालिक आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए, जितनी बात हो गई, वरना वो उसकी भी वजाहत मैं कर दूं आपको। अच्छा ठीक है, इस पे अगर आप मेरे साथ कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिए। और दूसरा ये कि डिफेंस बजट, क्या आप समझते हैं कि अब हालात ऐसे हैं कि डिफेंस बजट में इजाफा नागुसीर है?
देखिए मैं ये डिफेंस बजट पे मैं ज़रूर कमेंट करूँगा, बजाय इसके कि मैं किसी के क्या कमेंट किसी ने क्या किया या क्या लाइन ली। बात यह है कि इन हालात में जब पूरी कौम मुत्तहिद है और किसी भी सियासी लीडर को, देखिए नो वंस अबव पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर कोई भी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी स्टेटमेंट्स पास करें जिस पे फिर खुद ही आपको जो है शायद इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ जाए बाद में। लेकिन फिर आप उसी एक ही सांस में स्टेटमेंट भी पास करते हैं कि सिपह सलार को फ़लाँ नहीं तो फ़लाँ टाइटल लेना चाहिए, लेकिन साथ ही कहते हैं कि जी मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। तो ये कौन सा जमहूरी रवैया है? ये तो कोई जमहूरी रवैया नहीं है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि इनको रियलाइजेशन हो जानी चाहिए आफ्टर सो मच टाइम हैज़ पास्ड कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही के साथ जो है वो डिस्कोर्स होगा और होना भी उन्हीं के साथ ही चाहिए। और perhaps there is some design behind it. देखिए अब वो कहते हैं Some deliberate design behind it. लग तो मुझे कुछ यूँ ही रहा है, क्योंकि जिस तरह ग्रुपिंग तो उनकी पार्टी में है एंड एवरीबडी नोज दिस, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि यहाँ पे ग्रुपिंग इनकी मौजूद है। मुख्तलिफ एक की स्टेटमेंट कुछ और है, दूसरे लीडर की कुछ और है। एक मुलाकात करके आता है तो वो कुछ क्या गिरदान पड़ता है, या दूसरा मुलाकात करके आता है तो वो कोई एक और कहानी सुना रहा होता है। तो एक डिफ्रेंसिएशन तो है, इनके जो बयानात हैं उनमें भी बड़ा तजाद है। सो वी डोंट नो यू नो एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा या व्हाटएवर। क्विक कमेंट ऑन डिफेंस बजट। डिफेंस बजट पे जी मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल विद द पैसेज ऑफ टाइम I think we've shown to the world our defense capabilities. Of course, we are in an IMF program. We have to be cognizant and mindful of that as well. At the same time, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि डिफेंस बजट को बढ़ाना जो है वो वाक़तन अब नागुज़ीर है, और उसकी वजह है कि हमें अपने, और ये कोई उस हवाले से नहीं है, ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, फर्दर सोलिडिफाई करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अभी दुश्मन के कितने महंगे जहाज़ हैं, और उसकी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो कॉस्ट एनालिसिस ही अगर आप ब्रेक डाउन कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्किल ज़रूर मौजूद है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन हमें फर्दर उसको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, फर्दर हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि ये जितने भी पैसे होते हैं ये आवाम के पैसे होते हैं, उसको भी ड्यू जो है शेयर कह लें या उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें उस हवाले से कमेंशरेट करना चाहिए। राइट, इस पे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बजट तो ज़ाहिर आने वाला है, डिफेंस बजट की गुफ्तगू भी, डिबेट भी इस पे चलती रहेगी। आपको इंशाल्लाह दोबारा भी सहमत देंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये हिस्सा यहाँ पर प्रोग्राम का क्लोज करते हैं, और जो आखिरी चंद हिस्सा है उसमें ज़रा मज़ीद डिस्कस एंड डिबेट करेंगे व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट नेक्स्ट इन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और इसी मामलात के हवाले से बात करेंगे मज़ीद। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले तो कमेंट फरमा दीजिएगा कि बल्कि दो मामलात पे पहले मुझे आपका कमेंट चाहिए। एक तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अब दहशत गर्दी करवा रहा है, कि आप समझते हैं कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि अब भारत की इन प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ काइनेटिक ऑपरेशन, फुल स्केल हार्डकोर, फुल थ्रॉटल, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो एक ट्रायंगल है मोदी का, अजीत डोवल का और अमित शाह का, ये जो है उनको सारा खेल है। इनकी एक स्टेट पॉलिसी है कि पाकिस्तान को एक तो दहशतगर्द साबित करने के वो ख्वाब देख रहे हैं, जो कि फेल हो गया। उन्होंने देख लिया कि दुनिया के किसी मुल्क ने उसका जो नैरेटिव है उसको एक्सेप्ट नहीं किया पहलगाम के वाक़ये के बाद। और ये लोग जो हैं ऐसे लोग हैं जो कि ना सिर्फ इंडिया को, पाकिस्तान को, बल्कि पूरे खिते के अमन को वो दाव पे लगा रहे हैं। जहाँ तक इनकी बलोचिस्तान में खुसूसन या पाकिस्तान के दूसरे सूबों में दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये तीनों इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि आपको पता है कि कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे ममालिक में भी ये दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। और इनके ऊपर
मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 रेजोल्यूशन हैं अगेंस्ट ऑन काउंटर टेररिज्म, ये दोनों जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं और इनको तो मैं समझता हूं कि ये वॉर क्रिमिनल्स हैं और वो भी मुकदमात उनके ऊपर चल सकते हैं। साथ साथ ये पाकिस्तान अभी ये सारे डोजियर मैं समझता हूं कि इकट्ठे कर रहा है जी। और वो डोजियर सारी दुनिया के सामने वो रखेगा। उसके बाद जो मोदी साहब नया नॉर्मल की बात करते हैं, वो नया नॉर्मल अगर ज़रूरत हुई तो हम इनिशिएट करेंगे और अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करता है तो जाहिर बात है कि अगेन अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 51 हमें अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और उसको हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। राइट, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर बरकरार है, इसका जवाब आपकी तरफ से कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन भारत की प्रॉक्सीज के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, क्या आप देखते हैं, आप समझते हैं कि अब ये लास्ट वन हो जाना चाहिए? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन का जो हमारा तरीका है, जो उनका तरीका है, उसमें बहुत फर्क है। हम तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं आता हम इस तरह रेकलेस एक्शन नहीं करते। आप देखेंगे कि DGISPR ने जो एक इंडियन दहशतगर्द था जो कि इंडियन हेल्थ कश्मीर से ऑनलाइन जो है वो हमारे लोगों को दहशतगर्दी की वो ट्रेनिंग करवा रहा था और उसके सारे मैसेजेस हर चीज़ हमने इंटरसेप्ट किए हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये सारे कॉन्क्रीट सबूत आ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस का डिसीजन होगा कि इसको कैसे डील करते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो इस इनके जो मास्टर माइंड्स हैं वो जहाँ भी बैठे हैं चाहे वो अफगानिस्तान में है चाहे वो इंडिया में है उनको मेरे ख्याल में सज़ा ज़रूर मिलेगी और हमें मालूम है कि उसके क्या क्या तरीके हैं और मुनासिब टाइम के ऊपर और मुनासिब मैं समझता हूँ जगह के ऊपर जो है वो ज़रूर फिर कार्रवाई हमें करनी होगी क्योंकि इसके बाद इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, एक कमेंट मुझे आपका लास्ट में चाहिए होगा। जो बीजिंग ने होस्ट किया है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के निगोसिएशंस, उनके टॉक्स, कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है ख़ासतौर पे पाकिस्तान के भारत के ख़िलाफ़ जंग जीतने के बाद? देखिए, एक तो पिछले दिनों आपने भी एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो अफगानिस्तान का डेप्टी इंटीरियर मिनिस्टर है उसने कोई खुफिया दौरा किया है इंडिया का और इंडिया ने खुद ये ऐलान भी किया है कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इंडोर्स किया। एक उन्होंने इजराइल का नाम लिया और दूसरा अफगानिस्तान का नाम लिया। मैं समझता हूं कि अब ये ट्राइलैटरल मीटिंग में जो बीजिंग में हुई है हमने अपना ये कंसर्न भी ज़रूर उठाया होगा। हालांकि फॉरेन ऑफिस ने अपना एक स्टेटमेंट उसके ऊपर दिया हुआ है और इसके अलावा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुसूसन जो TTP का मसला है अफगानिस्तान को CPEC का हिस्सा बनाने की जो बात हो रही है वो भी सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कितना कोऑपरेट करने के लिए तैयार है इन दहशतगर्दों को रोकने के लिए, इनका किला कमा करने के लिए और उनमें जो चाहे वो BLA वाले हैं चाहे TTP वाले हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं तो या तो वो खुद उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दें या हमारे हवाले कर दें ताकि यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमात चल सकें। अगर ऐसा वो नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ख्वाहिश है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की उसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। लेकिन अभी तो चाइना बीच में इन्वॉल्व है सर, और खबर ये भी आई इस ट्राइलैटरल मीटिंग में से कि परहैप्स CPEC भी एक्सपैंड हो सकता है, एक्सपेंशन उसकी हो सकती है। बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी और हो सकता है कि उसकी वजह से अफगानिस्तान अपनी पॉलिसीज तब्दील करे और यही मेरा पॉइंट है कि अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर उसके साथ जो है
इंसेंटिव दे, इकोनॉमिक इंसेंटिव दे, वैसे डिप्लोमेटिकली तो पूरी दुनिया में हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई क्विड प्रो को नजर नहीं आ रहा, क्लियर क्विड प्रो को। तो हो सकता है कि इस तरह के उनको जो हमने इंसेंटिव ऑफर किए हैं उससे उनकी जो पॉलिसी है वो रिवाइज हो जाएगी, वरना ये सारे इंसेंटिव जो है वो डिसइंसेंटिव में फिर बदलने में फिर टाइम नहीं लगेगा। राइट, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने, एनालिसिस देने पे। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।